नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपनी तीसरी कक्षा है जिसके माध्यम से अपन कवर करेंगे पीटीटी की गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच सही संबंध दिखाने वाले आरेख को चुनें। ये पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच सही संबंध दर्शाने वाले वेन डायग्राम को चुनना है इन ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन सा वेन डायग्राम सही हो जाएगा? तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए वाला वेन आरेख है ये सही हो जाएगा। ये अपने कबूतर हैं, कबूतर किसके अंतर्गत आएंगे? पक्षी के अंतर्गत आएंगे, जबकि कुत्ता अपने पास अलग हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, तो ये यहाँ पर समीकरण दी गई है, इसे आपने को सोल्व करना है बोर्डमास के नियम से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अपने पास क्या दे रखा है, अपने को क्या करना है, प्रश्नानुसार गुणा की जगह प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, भाग की जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, माइनस चिन्ह की जगह भाग का प्रयोग करना है, प्लस की जगह गुणा का प्रयोग करना है। ऐसे करेंगे तो कीजिए सभी विद्यार्थी हल फटाफट से और उत्तर दीजिए। तो देखिए 20 गुणा, अब गुणा की जगह क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, तो क्या कर देंगे? प्लस 8 कर देंगे। फिर भाग की जगह क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, तो माइनस 8 आ जाएगा। फिर माइनस की जगह क्या लिखेंगे? भाग का चिन्ह लिखेंगे, तो भाग का चिन्ह लिख दिया भैया। फिर क्या आ जाएगा? अपना 4 आ जाएगा। अब प्लस की जगह क्या लिखना है? तो प्लस की जगह अपने को गुणा का चिन्ह लिखना है। ठीक है, अभी प्रश्न के अनुसार जो बोला गया था वो अपने लिख दिया है। अब बोर्डमास के नियम से अपन इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि भाग वाले को आप हल कीजिए। तो क्या आ जाएगा अपने पास? जैसे 8 में 4 का डिवाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास? 20 + 8 - 2 गुणा 2, ये निकल कर आ जाएगा। भाग के बाद किसको हल करते हैं? गुणा वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस वाले को हल करेंगे तो 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए। तो 28 में से जैसे ही 4 जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास? 24 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा? ये पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दीजिए। तो कैसे उत्तर देंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप शेष दिनों की संख्या निकाल लीजिए। तो अपने पास जनवरी में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जनवरी 31वां महीना होता है, तो 31 में से जैसे 30 जाएगा तो अपना एक दिन बच जाएगा जनवरी का। फिर इसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो जनवरी फरवरी आता है। अब फरवरी में कितने दिन होंगे? तो अपना ये साधारण वर्ष है तो 28 दिन होंगे। तो 1 + 28 प्लस मार्च के महीने में कितनी तारीख का बताना है? 2 तारीख का बताना है, तो 2 को लिख दीजिए। तो 28 और 2 30 और 1 31 हो गई। तो 31 में आप क्या कर दीजिए? सीधा सीधा 7 का भाग कर दीजिए। तो 31 में 7 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? शेषफल 3 आ जाएगा भाई। 7 चौक 28 हो गए, शेष कितना बचा? 3 बचा। जो शेष बचता है वही अपना क्या होता है? शेष दिन होता है अथवा विषम दिन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, अब जो वार दे रखा है उसमें +3 कर दीजिए, क्योंकि आगे की डेट यहाँ पर दी गई है, उसका वार अपने को बताना है। तो आगे चलते हैं तो प्लस करते हैं, पीछे चलते हैं तो माइनस करते हैं। तो गुरुवार में जैसे +3 करोगे तो कौन सा वार निकल कर आ जाएगा? रविवार निकल कर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, भैंसों की और बतखों की एक संख्या समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। समूह में भैंसों की संख्या क्या है? तो सीधा सा ये प्रश्न है। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है उसे आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो मान लीजिए भैंसों की संख्या क्या है? x है और बतखों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, तो अपने पास पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4x हो जाएगा अपने पास। और बतख के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो अपने पास पैरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4x + 2y हो गई। ठीक है, सिरों की संख्या की बात करें तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास? x + y हो जाएगी भाई। दोनों की एक ही सिर होते हैं तो x + y होगी। 2 समीकरण बन गई। अब जो बोल रखा है उस आधार पर इन्हें व्यवस्थित कर दीजिए। तो क्या बोल रखा है कि पैरों की
संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, पैरों की संख्या तो हो जाएगी अपने पास 4x प्लस 2y, इसकी इक्वल क्या समीकरण बनेगी, तो सिरों की संख्या के दुगने, तो सिरों की संख्या क्या है x प्लस वाई है, इसका आप दुगना कर दीजिए, दुगने से 24 अधिक है तो प्लस 24 भी करना पड़ेगा। तो ये समीकरण बन गई है, इसे जैसे आप सोल्व करोगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए इधर क्या है अपने पास 4x प्लस 2y है बराबर 2x प्लस वाई है, तो अंदर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y आ जाएगा, और 24 भी चल रहा है अपना, ठीक है। तो देखिए 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा अपने पास, 4x में से जैसे ही 2x जाएगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 12 निकल कर आ जाएगी, और x अपन ने क्या माना है बेसों की संख्या माना है, तो यानी कि बेसों की संख्या कितनी है 12 है। तो अपना जो उत्तर है ये निकल कर आ जाता है 12, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, संख्याओं के निम्न अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जो तुरंत एक विषम संख्या के बाद और सम संख्या से पहले आती है। यानी कि ऐसी संख्याओं की संख्या बतानी है अपने को जो कि सम संख्या होनी चाहिए, जिसके पहले एक विषम संख्या आए तथा बाद में सम संख्या आए। ये यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, अब इनके माध्यम से आपको पहचानना है कि कौन सी ऐसी सम संख्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखना प्रारंभ कीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों 8 को, जो अपनी 8 सम संख्या हैं ये ऐसी सम संख्या हैं जिसके पहले एक विषम संख्या है तथा जिसके बाद सम संख्या है, और यहाँ यही बोला गया है कि एक विषम संख्या के बाद वो सम संख्या आनी चाहिए तथा सम संख्या से पहले आनी चाहिए। तो ये जो बीच वाली अपनी सम संख्या है इसके बाद एक सम संख्या है तथा इससे पहले एक विषम संख्या है, तो एक संख्या तो कौन सी हो जाएगी अपनी 8 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए आप, तो 8 के बाद चलते हैं तो 6 को देख लीजिए आप, 6 के बाद सम संख्या है तथा 6 से पहले विषम संख्या है, तो ये भी हो जाएगी। तो 2 संख्याएं हो चुकी हैं अभी तक अपनी। आगे देखते हैं तो अपन बात करें 2 की, तो 2 के बाद विषम संख्या है तो ये तो नहीं होगी। 4 की बात करें दोस्तों तो 4 के बाद सम संख्या है तथा 4 से पहले विषम संख्या है, तो 4 भी हो जाएगी अपने पास। तो 8, 6 और 4 ये तीनों जो सम संख्या हैं ये प्रश्नानुसार हैं, ठीक है। आगे बात करें तो अपने पास ये वाला जो 2 है जो कि एक सम संख्या है, इसके बाद सम संख्या है तथा इससे पहले विषम संख्या है, तो ये 2 भी हो जाएगा। इसके अलावा 8 की बात करें तो 8 के बाद तो क्या है विषम संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। तो अपने पास 4 ऐसी सम संख्याएं हैं दोस्तों जो प्रश्नानुसार यहाँ पर व्यवस्थित है, ठीक है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 ऐसी सम संख्याएं हैं जो तुरंत एक विषम संख्या के बाद और सम संख्या से पहले आती है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, लुप्त संख्या का पता लगाइए। यहाँ पर अपने को एक सारणी दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें अपने को अलग अलग नंबर दिए गए हैं तथा एक नंबर मिसिंग कर दिया गया है। इसी मिसिंग नंबर का अपने को पता लगाना है। जनरली अपने पीटीटी के एग्जाम में मिसिंग नंबर से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वो मैट्रिक्स फॉर्म से पूछा जाता है। अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स दे दी जाती हैं तथा उनमें अलग अलग संख्याएं दे दी जाती हैं तथा एक संख्या को गायब कर दिया जाता है और उसी गायब संख्या का अपने को पता लगाना होता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है आपके पीटीटी रीजनिंग 2021 के नाम से, उसमें आपको मिसिंग नंबर और मैट्रिक टेस्ट से संबंधित जो बेसिक क्लास है वो मिल जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपको तरीका पता लग जाए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप सभी हल कीजिए जिन विद्यार्थियों को आता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इसका क्या उत्तर होएगा। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था पीटीटी 2018 के एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को 2 तरीक़ों से हल किया जाता है। ये यहाँ पर अपने पास जो आड़े खाने होते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं अपने पास रो यानी कि पंक्ति, तथा जो ये खड़े खाने होते हैं ये कहलाते हैं अपने पास कॉलम, ठीक है। तो दोनों माध्यम से आप हल कर सकते हैं। तो अपन पंक्ति के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है दोस्तों अपने पास ये वाली, ये तो हो गई पंक्ति, आड़ी बात करें और खड़े बात करें तो ये हो गए कॉलम। तो जो पहली पंक्ति है दोस्तों इसमें जो 3 संख्याएं अपने पास 1, 7, 9, इनको अपन किस प्रकार से
प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए आप। तो पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा। जैसे मैं 1 को 2 से गुणा करता हूँ तथा इसमें 7 जोड़ता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। 2 और 7 कितने हो गए, 9। ठीक है। दूसरी पंक्ति की बात करें तो 2 को मैं क्या करता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ तथा इसमें 14 जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा, अपने पास 20 आ जाएगा। ठीक है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 20। तो इसी नियम को आप आगे भी लगा लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि ये नियम अपना सही है अथवा नहीं है। तो 3 को क्या करना पड़ेगा, अब 4 से गुणा करना पड़ेगा तथा इसमें 105 को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 12 और 105 कितने हो गए, 117 हो गए। तो इस नियम से आप इस प्रश्न को फटाफट से हल कर सकते हो। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब एक और तरीका, जो बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप क्या कर लीजिए, जो पहली पंक्ति है इसमें ये जो कॉलम है तो आप तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दीजिए। तो 9 में से जैसे मैं 7 को घटाऊंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 में जैसे 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह आप ऑप्शन से संख्या रख सकते हैं। तो अपने को पता लग गया है कि अपना जो उत्तर है वो 20 है, परंतु पहले अपन रखते हैं 26। तो जैसे मैंने 26 रखा तो 26 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 में अगर मैं 2 का भाग करता हूँ तो 6 आता है, 3 का भाग करता हूँ तो 4 आता है, 2 कैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, 20 रखते हैं अपन। जैसे मैं यहाँ पर 20 रखूँगा तो 20 में से 14 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, अपने पास 6 आ जाएगा। अब 6 में 3 का भाग करता हूँ तो 2 आ जाएगा। तो देखिए आप, जो पहली पंक्ति है उसमें अपन ने क्या किया है, 9 में से 7 को घटाया है तो 2 प्राप्त हुआ, उसमें 2 का भाग किया तो 1 आ गया। दूसरी पंक्ति में अपन ने क्या किया है, जैसे ऑप्शन से 20 रखा तो 20 में से 14 को घटाया तो कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। 6 में 3 का भाग किया है अपन ने तो 2 प्राप्त हो गया। तो पहले 2 का भाग किया फिर 3 का भाग किया। अब अपन क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो जो तीसरी पंक्ति है इसमें से आप तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दीजिए, यानी कि 117 में से 105 को घटा दीजिए। तो जैसे 117 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 में जैसे आप 4 का भाग करोगे तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक और ये तरीका आपका हो जाता है इस प्रश्न को हल करने का। ठीक है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या आएगी वो 20 आएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बेमेल शब्द हैं। 4 अलग अलग यहाँ पर इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बेमेल शब्द का चयन करना है। तो पहला शब्द है ब्रांच, दूसरा है डर्ट, तीसरा है लीफ, चौथा है रूट। अब आपको जैसे ही इन शब्दों का आप अध्ययन करते हो तो आपको पता लग रहा होगा, ब्रांच, लीफ और रूट, इन तीनों के बारे में आपको पता होगा। ये तीनों क्या हैं, पौधे के भाग हैं। ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा होता है। लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़ अथवा मूल होता है। ठीक है। तो तीनों ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि ये तीनों पौधे से संबंधित हैं। जबकि अपने पास जो बी वाला ऑप्शन है डर्ट, इसका मतलब होता है मेल अथवा मिट्टी अथवा धूल। ठीक है। इसी से बनता है अपना जो शब्द होता है डर्टी, वो इसी से बनता है। ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। असंगत शब्द चुनिए अथवा आप कह सकते हो बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ये भी अपने पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, तो पहले ऑप्शन में नन, दूसरे में नाइट, तीसरे में भिक्षु, चौथे में पुजारी। तो इनमें से कौन सा भिन्न शब्द है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाइट। जो नाइट है दोस्तों ये एक उपाधि है। ठीक है। जबकि अन्य जो 3 शब्द हैं, नन, भिक्षु, पुजारी, तो ये सभी क्या हैं, व्यक्ति के जीवनवर्ती के नाम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है। 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था। ये भी अपने पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको 3 नवंबर 1994 का वार बताना है। ठीक है। तो कैसे हल करेंगे देखिए आप, 2 तरीके हो जाते हैं। मैं आपको एक ही तरीका बता देता हूँ। आप देखिए अपन क्या निकालेंगे, इन दोनों डेट्स के मध्य विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए आप।
मार्च में बात करें तो मार्च में अपने पास यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्च में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 तो हो ही चुकी है, तो 31वां होता है ये महीना, तो 31 में जैसे 20 जाएगा तो अपने पास शेष दिनों की संख्या क्या आ गई, 11 आ गई। ठीक है, मार्च हो गया। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल अपना 30वां महीना होता है, इसलिए इसमें शेष दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाती हैं, क्योंकि 7 का भाग करते हैं शेष दिनों की संख्या अथवा विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो शेष दिन आएंगे वो 2 आएंगे। ठीक है, मार्च की बात करूँ तो मार्च अपना दो आएगी। मई की बात करूं तो मई अपना 31वां महीना होता है, अतः इसमें जो शेष दिनों की संख्या हो जाती है वो 3 हो जाती है, जिसे अपन कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो मई हो गया। जून की बात करें तो जून में अपने पास 30 दिन होते हैं, अतः इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जुलाई की बात करें तो जुलाई के लिए 3 हो जाएगा, क्योंकि 31वां महीना होता है, तो जुलाई हो गया। फिर अगस्त की बात करें तो अगस्त के लिए भी अपना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ इसे दोस्तों। देखिए, मार्च में शेष दिनों की संख्या 11, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, भाई अगस्त भी 31वां महीना होता है, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर। तो नवंबर में जो डेट दे रखी है वही डेट आप लिख दीजिए। तो कितनी डेट दे रखी है, 3 नवंबर की दे रखी है। ठीक है, हमेशा जिस महीने में अपने को जो डेट दे रखी होती है उसी को अंतिम रूप में लिखना होता है। ठीक है, अब या तो आप सभी को काउंट कर लीजिए, फिर 7 का भाग दे लीजिए, अथवा एक साथ ही आप 7 से काटते चलिए। ठीक है, तो जैसे मैं 11 को 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा अपने पास, शेष 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 बचा, 4 और ये 3 कितने हो गए, 7 हो गए, तो ये भी कट गए भैया। 3 2 5 और 2 7 ये भी कट गए भैया। ठीक है, कितना बचा, एक ये बचा अपने पास 3 3 3 6 3 9 2 11 11 बचा। अब 11 में जैसे अगेन में 7 का भाग करूँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। ठीक है, जब अपना शेषफल 4 आ गया तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर पीछे का पूछा है भाई, 45 से कहाँ आ रहे हैं, 94 में आ रहे हैं। तो जब पीछे का पूछता है तो शेष दिनों की संख्या को वार में से घटा देते हैं, आगे का पूछता है तो जोड़ देते हैं। तो सोमवार में से जैसे ही 4 कम करेंगे तो अपने पास कौन सा वार निकल कर आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है भाई, सोमवार के पहले रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था, तो आप बोलोगे गुरुवार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। तो कथन है दोस्तों, अधिकांश शिक्षक मेहनती हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं, पहला निष्कर्ष है कुछ शिक्षक मेहनती हैं, दूसरा है कुछ शिक्षक मेहनती नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश शिक्षक मेहनती हैं, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि कुछ शिक्षक क्या नहीं होंगे, मेहनती नहीं होंगे। तो अधिकांश शब्द आया है, इस वजह से अपन कहेंगे कि इन शिक्षकों में कुछ शिक्षक मेहनती नहीं है, यानी कि जो अपना ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब अपने पास कुछ शिक्षक मेहनती नहीं हैं तो कुछ शिक्षक मेहनती कैसे हो सकते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो जो अपना सेकंड वाला निष्कर्ष है क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, तथा फर्स्ट वाला गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को आप सही निष्कर्ष का अपने को चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास केवल फर्स्ट सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड सही है। तो अपना सेकंड वाला जो निष्कर्ष है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो कि अपने एग्जाम में पूछा गया है, 2018 के ही एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जो पहला समूह है उसमें जो दोनों पद हैं उसमें दे रखा है अपने पास पिघला तरल, इंग्लिश में बात करूँ तो मेल्ट और लिक्विड। ठीक है, दूसरे समूह की बात करूँ तो दूसरे समूह का जो पहला पद है वो दे रखा है फ्रिज, दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है गाढ़ा, ठोस, बर्फ, स्फटिक। तो यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा वो आप फटाफट से उत्तर कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ठोस यानी कि सॉलिड। ठीक है भाई, जब अपने पास कोई चीज़ मेल्ट होती है, कोई चीज़ पिघलती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। जब कोई चीज़ फ्रीज होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बर्फ़ मत कर देना और गाढ़ा मत कर देना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठोस। ठीक है, जो एनालॉजी वाले प्रश्न होते हैं उनके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, तभी आप अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हो, क्योंकि इनमें जनरली सामान्य ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप उत्तर नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आज वरुण का जन्मदिन है। आज के 1 वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगना हो जाएगा। अभी वरुण की आयु क्या है। तो ये आयु संबंधी प्रश्न है दोस्तों, जो कि सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है आपके पीटीटी के एग्जाम में हर बार। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि आज क्या है, वरुण का जन्मदिन है। आज के 1 वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगना हो जाएगा। अभी वरुण की आयु आपको बतानी। तो अपन मान लेते हैं वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो वरुण की वर्तमान आयु हो जाती है x वर्ष। आज के 1 वर्ष बाद यानी कि 1 वर्ष बाद 1 साल बड़ा हो जाएगा, तो वर्तमान आयु में आप क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। तो 1 वर्ष बाद जो वरुण की आयु है वो कितनी हो गई, x + 1 हो गई। 1 वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व से, अब 12 वर्ष पूर्व इसकी क्या आयु थी, तो जो वर्तमान आयु है उसमें से आप 12 घटा दीजिए, तो x - 12 कर देंगे। 12 वर्ष पूर्व से दुगना यानी कि इसका कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो इसे सीधा सीधा आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो अभी वरुण की आयु क्या है, तो x + 1 = 2x - 12, ये समीकरण बन जाती हैं। पर 1 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो कितनी हो जाती है, 12 वर्ष पहले की जो आयु है उसकी दुगनी हो जाती है। ये बन गई इक्वेशन। अब इसे आप हल कर लीजिए, अपना उत्तर आ जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, तो x + 1 = 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो अंदर क्या था अपना x - 12 था, तो 2x - 24 हो जाएगा। 2x में से जैसे x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, 25 आ गया। और x अपन ने क्या माना है, वरुण की वर्तमान आयु मानी है, तो वर्तमान आयु कितनी निकल कर आ गई, 25 वर्ष निकल कर आ गई। तो सीधा सा ये प्रश्न था जो कि इस प्रकार से आपको समझ के करना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको आपको आराम से लैंग्वेज को पढ़कर हल करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। एक कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें, तथा 729 का अर्थ है तस्वीरें धुंधली हैं। और अपन से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या का अर्थ देखे हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जनरली अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न होते हैं काफ़ी सरल प्रश्न होते हैं, इनका कंसेप्ट बड़ा ही आसान होता है। ऐसे प्रश्न मैंने बेसिक क्लासेज में करवा रखे हैं दोस्तों, तो जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है इनका कंसेप्ट वो उन बेसिक क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यही बता देता हूँ इसका कंसेप्ट। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिख जाए तो आपको एक ही कंसेप्ट से हल करना होता है, जिसका नाम है कॉमन तरीका। कॉमन तरीका क्या कहता है दोस्तों, आपको अलग अलग जो अर्थ दे रखे हैं उनमें कॉमन चीज़ों को देखना होता है। जैसे कि मैं पहला और दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो एक तरीके से अपना कथन भी हो जाता है कि भाई 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट। ठीक है, और दूसरा है 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखिए। तो इधर संख्याओं में जैसे अपन देखते हैं तो अपने को यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 नज़र आ रहा है। इधर 4 ही नज़र आ रहा है कॉमन दोनों में। इधर बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो अपने को अच्छी जो शब्द हैं ये नज़र आ रहा है। अच्छा अथवा अच्छी कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अच्छी। ये जो शब्द हैं ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अपने पास जो 4 का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी, यानी कि जो 4 का अर्थ है वो है अच्छी, अथवा आप कह सकते हो अच्छी का कोड है 4। कैसे भी आप समझ सकते हो, अपने को उत्तर करना है। तो इससे अपने को पता लग गया पहले दूसरे से कि जो 4 हैं इसका मतलब है अच्छा अथवा अच्छी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ को शो करते हैं, गुड को। ठीक है, अब अपन दूसरे और तीसरे से पता कर लेते हैं क्या चीज़ें कॉमन है। तो दूसरे तीसरे में जैसे मैं देखता हूँ
तो यहाँ पर देखिए संख्याओं में देखिए तो 7 जो अंक हैं ये अपने को क्या नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है। तो 7 अपन क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ठीक है, इधर बात करिए दोस्तों तो इधर क्या आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो आपको तस्वीरें जो शब्द हैं ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपन तस्वीरें लिख देंगे। ठीक है, ये यहीं पर ही करने होते हैं, अलग अलग चिन्ह के माध्यम से आपको यहीं पर ही इनको करना होता है, परंतु मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो 7 संख्या हैं अथवा अंक हैं ये किसको शो कर रहा है, तस्वीर को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आप अपने को किसका बताना है, देखिए का बताना है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसमें आप देखिए अच्छी का कोड अपने को पता लग गया 4, तस्वीरें का कोड पता लग गया अपने को 7, तो जो बचा कुचा 8 हैं ये किसका कोड हो जाएगा, तो ये अपने आप देखे का कोड हो जाएगा। और ये अपने से पूछा गया था, तो अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो देखे को जो संख्या शो कर रही है वो 8 कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए के अलावा आपसे अच्छी का भी पूछा जा सकता था, तस्वीर का भी पूछा जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछता स्वादिष्ट का तो आप बोलते ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि स्वादिष्ट का तभी बता पाएंगे अपन जब अपने को और का पता हो, और तो कहीं दे ही नहीं रखा, अतः इसका पता ही नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अच्छी तस्वीरें देखिए। ठीक है, 2 भी एक साथ पूछा जा सकता है, 2 का भी वो आपसे पूछ लेता है कि अच्छी तस्वीरों का कोड क्या होगा। तो देखो अच्छी का हो गया 4, तस्वीरें का हो गया 7, तो 4 7 अच्छी तस्वीरें का कोड हो जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको समझना है और उत्तर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि देखिएगा जो कोड है वो 8 है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, डिस्टर्बेंस शब्द में पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए। यानी कि जो ये शब्द दे रखा है जिसमें टोटल 11 लेटर हैं, 11 लेटर नज़र आ रहे होंगे आप सभी को। इसका जो पहला वर्ण है अथवा अक्षर है इसे किससे बदला जा रहा है, अंतिम से बदला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरे वर्ण को 10वें वर्ण से, तो ये जो दूसरा वर्ण है इसको किससे बदला जा रहा है, 10वें से बदला जा रहा है, से बदल दिया जाए। तो इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण को बदलने से प्राप्त नए शब्द में टी के बाद कौन सा वर्ण अथवा अक्षर आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधा सीधा कंसेप्ट ये लगा रखा है कि जो ये अपने पास 11 अक्षरों का शब्द है, इसमें जो पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है उसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है, अंतिम से किया जा रहा है। जो दूसरा है उसको अंतिम से पहले वाले लेटर से रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि 10वें से किया जा रहा है। एस को एन से किया जा रहा है, टी को ए से किया जा रहा है, यू को बी से किया जा रहा है, और आर अपना ऐसे कैसे आ जाएगा बीच में। तो इस प्रकार से शब्द बना लीजिए, जो शब्द बनेगा उसके अपने को बताना है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आप सभी अपने रजिस्टर में बना लीजिए। तो क्या आ जाएगा, आप कुछ भी मत कर दीजिए, पीछे से लिख दीजिए पूरा ऐसे कैसे। ठीक है भाई, पीछे से ही तो रिप्लेस होते आ रहे हैं चीज़ें, तो आप क्या लिख दीजिए, पीछे से लिख दीजिए। तो ई सी एन ए बी आर यू टी एस, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा है, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद क्या आएगा भैया, एस आएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है जो कि काफ़ी आसान प्रश्न होता है, बस आपको जो लैंग्वेज दे रखी होती है उसे समझना होता है और दूसरा शब्द जनरेट करना होता है। इस प्रकार से आज की ये कक्षा थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको 14 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाए हैं, सभी का उत्तर भी आपको साथ के साथ बताए हैं और कंसेप्ट भी बताएं। ठीक है, बाकी दोस्तों जो आपकी पीटीटी की रीजनिंग है उसको टॉपिक वाइज हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी उन क्लासेस के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आज की जो कक्षा है आपको पसंद आई होगी, तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिछली 2 क्लासेज जिन विद्यार्थी ने नहीं देखी हैं उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।